स्टडीज़। तो बच्चों जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ये बार फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए की है, तो इसके बहुत सारे लेक्चर्स आपके हो गए, तो प्लीज़ आप लोग पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बच्चों आज का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, ओके। और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इस टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसके क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो नेट हो, गेट हो या बार्क हो, ओके। तो इसको आपको ऐसा पढ़ना है कि यहाँ से आपके बार्क में 3 नंबर तो पक्के हो जाए, ओके। तो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को। द वैल्यू ऑफ द इंट्रीगल, यहाँ पे आपके पास क्लोज इंट्रीगल गिवन है, ओके। एंड सी इज़ द सर्कल, और जो इक्वेशंस ऑफ सर्कल गिवन है बच्चों वो आपके पास गिवन है, मॉड जेड इज इक्वल टू 4 तो हम देख लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे आपको गिवन रहता है कोई भी फंक्शन एंड फंक्शन, और जो आपको ये फंक्शन है बच्चों ये आपका फंक्शन है, ये डिपेंड्स कर रहा है जेड पे, ठीक है ना। तो f इज़ द फंक्शन ऑफ z और z आपके पास है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर पता है आपको, एंड द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, ओके। तो इसके बाद बच्चों अगर हमें इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स करनी होती है तो सबसे पहले हम लोगों को पोल फाइंड आउट करना पड़ता है, ओके। तो पोल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज दैट यहाँ पे हमें जो गिवन है बच्चों वो है जेड स्क्वायर अपॉन ई की पावर जेड प्लस 1। तो पोल फाइंड आउट करने का जो एक सिंपल तरीका है बच्चों वो है कि जो भी आपके पास फंक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है ई की पावर जेड प्लस 1, तो इसको आपको रखना होता है बच्चों 0, ओके। यह आपका मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग कैसे, अगर आपके पास कोई भी एफ ऑफ जेड गिवन है और आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशंस ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, तो आप लोग कैसे निकालोगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों वो है कि आपको पहले पोल फाइंड आउट करना है। अब पोल आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड प्लस 1 है, तो इसको आपको 0 रखना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या करना है आपको, जब आप डिनोमिनेटर 0 रखोगे तो आपके पास जेड की क्या आएगी, डिफरेंट वैल्यू जाएगी, मतलब वो डिपेंड करेगा फंक्शन किस टाइप का है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आएगी, जेड की वैल्यू जाएगी, ओके। अब जेड की जितनी भी वैल्यूज आए, सपोज दैट मैं इसको डिनोट कर लेती हूँ Z1 Z2, ठीक है ना, Z3, ये डिपेंड्स करेगा फंक्शन पे किस टाइप का फंक्शन है, उसी टाइप के पास उसी अकॉर्डिंग आपके पास पोल्स की वैल्यू आएगी, ओके। तो यहाँ से बच्चों आपने पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ही आपको पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट आपने कर ली बच्चों, तो हर एक पोल्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, ओके। और जैसे आप लोग रेजिड्यू फाइंड आउट कर लोगे पोल के क्रॉसपॉन्डिंग, उसके बाद आपको पता होगा बच्चों कॉची रेजिड्यू थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। विदाउट कॉची रेजिड्यू थ्योरम के पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकालो, कोई भी फंक्शन है उसके इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकालो, ओके। तो रेजिड्यू थ्योरम आपको क्या आपके बच्चों क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एफ ऑफ जेड है और किसी भी क्लोज कंटूर इंटीग्रल आपको निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेजिड्यू, क्या आ जाएगा बच्चों, सम ऑफ रेजिड्यू। इसमें जो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पोल्स आपके होने चाहिए विद इन सी होना चाहिए, जो भी आपके पास क्लोज लूप गिवन है वो पोल्स आपके इनसाइड सर्कल होना चाहिए या इनसाइड क्लोज लूप होना चाहिए, तभी आप उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम ऑफ रेजिड्यू विद इन सी, ओके, जो भी आपके पास क्लोज लूप गिवन होगा उसके अंदर आएगा, ओके। तो ये आपका है बच्चों मेथड कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है और उसका आपको इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकालनी है कॉम्प्लेक्स में, मतलब आपके पास अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आपको किसी भी फंक्शंस के इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। तो ये थे कुछ स्टेप, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो बच्चों अब हम यहाँ पे पोल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड हमारे पास गिवन है जेड स्क्वायर ई की पावर जेड प्लस 1। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे।
तो ई की पावर जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों यहाँ पे, और ई की पावर जेड इज इक्वल टू -1। ओके, अब आपको बच्चों आपको पता है कि अगर बेस आपके सेम होते हैं तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा सोचिए कि -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर बच्चों में आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने पढ़ा होगा जब आपने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया होगा कि ई की पावर आईटा जेड इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, यहाँ पे जेड लिखो या मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थीटा लिख लेती हूँ। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू होती है बच्चों कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, हमें चाहिए वैल्यू -1। ओके, और जो -1 आपका है बच्चों वो है रियल, तो इसका मतलब हमें इस कंपोनेंट को 0 करना है। और साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 0 होती है जब आपका थीटा पाई में होता है। ठीक है ना, और कॉस थीटा, अब बच्चों हमें कॉस थीटा की यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो आपको -1 दे दे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो राइट हैंड साइड में आपके पास -1 है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर थीटा की ऑड वैल्यू मतलब जैसे कि पाई है या 3 पाई है 5 पाई है, तो इस पर आपकी जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो -1 होती है। लेकिन अगर इवन वैल्यू है जैसे कॉस 0 हो गया, कॉस 2 पाई हो गया और कॉस आपका 4 पाई हो गया, ठीक है ना, तो उस पे जो कॉस की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है पता होगा आपको, उसमें आपकी +1 होती है। तो यहाँ पे बच्चों हमें थीटा की ऑड वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ -1 को लिख लेती हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ई की पावर आयोटा, और इन टर्म्स ऑफ अगर m में लिखूँ तो 2m + 1 पाई हो गया बच्चों। ठीक है ना, इतना मैंने लिख लिया। अब आप लोग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके बता देती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास है ई की पावर आयोटा 2m + 1 पाई हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको अगर मैं कंपैरिजन करूँ ई की पावर आयोटा थीटा से, तो यहाँ पे जो दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा आप लोगों को। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे 2m + 1 और पाई हो गया, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ये वाला कैसे ओपन होगा आप लोगों का, तो कॉस थीटा की जगह क्या होगा बच्चों 2m + 1 पाई। तो अब यहाँ पे बच्चों जो m की वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, m = 0 1 2 3। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ m की 0 वैल्यू रख लेती हूँ। ठीक है ना, थोड़ा ईजी हो जाएगा करने के लिए। तो m को जब हमने यहाँ पे 0 रखा तो क्या है थीटा यहाँ पे रख लो इसको 2 × 0 + 1 हो गया और पाई हो गया बच्चों, तो ये आपके पास पाई आ गया। ओके, तो ये आपके पास आ गया बच्चों कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस पाई -1 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई × 0 हो जाएगा, तो कितना बचा आपके पास -1 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कंपैरिजन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपके पास बेस सेम होता है तो जो इसकी पावर होती है उनको हम आपस में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास आयोटा 2m + 1 पाई। ओके, तो ये आपके पास आ गई बच्चों जेड की वैल्यू, और ये आपके पास क्या हो गया पोल हो गया। ठीक है ना, पोल फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपके पास हो गया बच्चों पोल। अब हमने ये पोल तो निकाल लिया, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने मतलब इसमें आपके पास कितने ऐसे पोल होंगे जो सर्कल के इनसाइड लाई करेंगे, क्योंकि उसी के क्रॉसपोंडिंग हम लोग क्या निकालेंगे रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपके पास यहाँ पे गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, और क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल मॉड जेड = 4 गिवन है। ठीक है ना, अब मैंने आप लोग इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे हम लोग इक्वेशंस ऑफ सर्कल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी बता देती हूँ मॉड जेड = 4 है बच्चों, तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है x + आईटा y होती है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये कितना हो जाएगा x + आईटा y = 4 हो जाएगा। अब आपको पता है बच्चों अगर मॉड के अंदर आपके पास a + आईटा b टाइप्स होता है, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं आप लोग a² + b² हो जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए, इन दोनों को कंपैरिजन करो तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा x² + y² हो गया = ये आपके पास यहाँ पे कितना है √में = 4 हो गया बच्चों। ठीक है ना, ऐसे ही होगा।
4 ही गिवन है आपके पास। तो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या करिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका, हाँ ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो अगर बच्चों मेरे को यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे बोथ साइड लेना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, तो यहीं पे ले लेती हूँ, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वो आपके पास होती है बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए, h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 हो गई, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ये डाटा है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करना आप लोगों को आता होगा। तो बच्चों ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। सेंटर इसका 0 0 है, तो ये सेंटर हो गया 0 0। और इसकी जो रेडियस है बच्चों ये 4 है, तो 4 यहाँ पे मैं 4 मान लेती हूँ, यहाँ पे 4 हो गया, ये आपका -4 हो गया और ये आपका -4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपका जो सर्कल है वो आपका ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। r इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे। ओके, अब बच्चों जो आपके पोल है, पोल आपके क्या आए थे, z इज इक्वल टू कितने आए थे पोल, देख लो एक बार थोड़ा सा। तो पोल आपके आए थे बच्चों z इज इक्वल टू आयोटा 2m प्लस 1 पाई, यही था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सारे पोल्स हैं जो पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें बच्चों हम वही पोल लेंगे या उन्हीं पोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे जो इस सर्कल के अंदर होगा। तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होगी 22/7 अप्रॉक्सीमेटली 3.14। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं m इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, मैंने क्या ले लिया बच्चों, m इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो m इज इक्वल टू 0 पे z की वैल्यू आएगी आयोटा पाई, ठीक है ना, आयोटा पाई आएगी। ओके, अब बच्चों मैंने यहाँ पे आयोटा पाई ले लिया, तो ये आपके अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 आयोटा। तो इसकी रेडियस 4 है, तो यहाँ पे बच्चों 3.14 इज़ लेस देन 4। तो इसका मतलब ये ऐसा पोल है जो इसके इनसाइड है, सर्कल के अंदर ये पॉसिबल है। ओके, अब बच्चों एक चीज़ आपको दूसरी यहाँ पे पता होना चाहिए, कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट, कि जो कॉस थीटा होता है बच्चों, कॉस थीटा, अगर मैं सपोज दैट कॉस पाई की बात करूँ तो -1, और अगर बच्चों मैं कॉस माइनस पाई लूँ तो इसकी वैल्यू भी -1 होगी। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस आपका कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ये साइन थीटा के केस में नहीं पॉसिबल है। ओके, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया बच्चों कि अगर यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है तो ऑब्वियस है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होगी। ओके, क्योंकि बच्चों अगर z इज इक्वल टू आयोटा पाई है तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई भी होगा, और इस पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, -3.14 पाई होगा। तो ये यहाँ पे ऐसे लगा लो, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ तो मे बी यहाँ पे होगा, ठीक है ना, 3.14 ये आपका पॉजिटिव का आ गया। ओके, और ये आपका पता होगा, आपको कॉम्प्लेक्स का बेसिक आपने पढ़ा होगा, ये आपकी रियल एक्सिस होती है x और y आपकी इमेजनरी एक्सिस होती है। तो जो आपके पोल आए हैं बच्चों वो आए हैं इमेजनरी, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव y एक्सिस में लाई करेगा और नेगेटिव वाला आपका लगभग यहाँ पे होगा -3.14 पाई। ओके, तो इसका मतलब ये दो पोल तो ऐसे हैं जो सर्कल के अंदर है। अब बाकी पोल भी निकाल लेते हैं। ये हमने किस पे निकाला था, m इज इक्वल टू 0 पे। अब m इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं बच्चों, तो m इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे देख लो इसको, m इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, ये 2 1 जा 2 + 1 3, तो z की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे, सॉल्व कर लीजिए ज़रा, 2 1 जा 2 + 1 3 आयोटा पाई। ओके, तो कितना आ गया ये 3 आयोटा पाई। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ जाएगी z इज इक्वल टू 3, आयोटा को रहने दीजिए 3.14, तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 9 पॉइंट समथिंग है, 9.2 कर लेती हूँ, एग्जैक्टली वैल्यू 9.2 नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो उससे सॉल्व कर लीजिए, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा 9, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों 9 हमारे पास वैल्यूज़ है, तो जो 9 है, 9 आपको पता है कि 4 इज़ लेस देन 9, तो ये जो आपके पोल हैं ये आपके इसके अंदर तो लाई नहीं कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल है, तो इस पर हम रेजिड्यू की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना।
तो ये आपके वो पोल है जो इसके आउटसाइड है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझे बच्चों कि सिर्फ दो ही पोल ऐसे हैं, एक तो z इज इक्वल टू प्लस आयोटा पाई और एक माइनस आयोटा पाई जो आपके सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब बच्चों इन ये दो पोल हैं, इसको मैं दे देती हूँ बच्चों Z1 और इसको मैं दे देती हूँ Z2 नेम, ठीक है ना। तो Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2 ये दो पोल ऐसे हैं जो आपके इनसाइड द सर्कल है। अब थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों को इसके क्रॉसपॉन्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों ये जो आपके पास पोल है ये पोल है आपके सिंपल पोल, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल पोल कहते हैं। और सिंपल पोल के क्रॉसपॉन्डिंग आप लोग कैसे रेजिड्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों इससे पहले जो आपको मिले होंगे क्वेश्चन, तो आपने उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया होगा, बता देती हूँ। लिमिट z टेंस टू a, या यहाँ पे जैसे हमारे पास Z1 Z2 है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं Z1, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों z माइनस ए इंटू एफ ऑफ z, ठीक है ना। लेकिन ये वाला मेथड बच्चों इस पर नहीं अप्लाई होगा। तो आपको एक चीज़ दूसरी पता होनी चाहिए कि सिंपल पोल, अगर आपके पास सिंपल पोल है तो आपके पास दो वेज होते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो बच्चों ये होगा, लेकिन ये आपका इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो अगर बच्चों आपके पास जो फंक्शन है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके पास बच्चों एफ ऑफ जेड है इस टर्म्स में, फाई ऑफ जेड, पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को हम लोग किस टाइप के फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो आपका जो फंक्शन होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए इस फॉर्म में, फाई ऑफ जेड और साई ऑफ जेड, ठीक है ना। जैसे कि इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन ई की पावर जेड प्लस 1 है। तो ये यहाँ पे ये जो इसको देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, ये फाई ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे जेड स्क्वायर, और साई ऑफ जेड आपका कितना हो गया, ई की पावर जेड प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम इस फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब बच्चों अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये आपका तभी अप्लाई होगा बच्चों अगर आपका, जैसे यहाँ पे फाई ऑफ जेड लिखा है, तो फाई ऑफ जेड की वैल्यू ई की पावर जेड प्लस 1 है। तो बच्चों फाई ऑफ Z1 मतलब जो पोल है इसके, ठीक है ना। तो अगर मैं पोल को ए से डिफाइन कर दूं या Z1 से, कंफ्यूज मत होना, इसकी वैल्यू बच्चों आपकी 0 आनी चाहिए। लेकिन जो फाई ऑफ ए है बच्चों ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप लोग बच्चों तब यूज़ कर सकते हैं जब दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही होगी। एक तो ये वाली चीज़ कि जो आपका एफ ऑफ जेड है वो जेड स्क्वायर अपॉन ई की पावर, आपका जो एफ ऑफ जेड है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, फाई ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड, ये चीज़ तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बच्चों की साई ऑफ ए, जो आपका डिनोमिनेटर है, जब आप उसमें पोल की वैल्यू रख रहे हो तो आपका वो 0 आना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पोल को न्यूमिनेटर में रख रहे हो तो आपकी वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों ही वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको अगर इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, तो आपका जो रेजिड्यू हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा। फाई ऑफ ए मतलब जो न्यूमिनेटर में फंक्शन है उसको ऐसे रख लीजिए, और जो बच्चों डिनोमिनेटर में है उसका क्या कर लीजिए, आप लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो। तो वो आपके पास आ जाएगा साई डैश और ए बच्चों यहाँ पे क्या है, साइड में लिख लेती हूँ पोल, कंफ्यूज नहीं होना है, ए यहाँ पे आपका पोल है। तो जो मैंने आपको बताया है इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पोल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिड्यू निकालते हैं, किस पे, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू प्लस आयोटा पाई पे निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ओके। तो बच्चों फाई ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, फाई ऑफ ए की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे। तो बच्चों इसको देख लीजिए, फाई ऑफ ए, इसका मतलब आपके पास ये है फंक्शन। तो फाई ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, आयोटा पाई है। तो इसको आयोटा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों ये आएगी ई की पावर जेड, क्योंकि 1 आपके पास कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ई की पावर जेड है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों ई की पावर आयोटा पाई, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 होती है। तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन इसको कर लीजिए ओपन, कितना आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई, साइड में कर लेती हूँ।
दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों ए की पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस आयोटा पाई प्लस साइन आयोटा पाई। यहाँ पे यह आ जाएगा कॉस पाई, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे जो कॉस पाई की वैल्यू है वो आपके आ जाएगी बच्चों -1, ठीक है ना, -1। तो ये -1 आ गया। ओके, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको जो रेजिड्यू है एट जेड इज इक्वल टू आयोटा पाई पे वो आपके पास कितना मिल गया बच्चों, पाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई पे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, फंक्शन आपको पता है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू साइड में लिख लेती हूँ। एफ ऑफ जेड है बच्चों आपके पास जेड स्क्वायर, ओके, अपॉन ई की पावर जेड प्लस 1। तो इस पे वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे देख लो, आपको मैंने बता रखा है कितना आ जाएगा। यहाँ पे कैसे निकाल रहे थे हम रेजिड्यू की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास आ रहा था फाई ऑफ ए अपॉन नीचे साइड एज ए, ठीक है ना, यही था ना। तो फाई ऑफ ए की वैल्यू लिख लीजिए, तो माइनस आयोटा पाई का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ई की पावर, जहाँ पे बच्चों जेड है वहाँ पे आपका माइनस आयोटा पाई आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, और पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आएगा, और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस दोबारा आ जाएगा आई थिंक, ठीक है ना। और अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा पाई। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, कितना आ रहा है ये, इसको देख लीजिए कितना आ रहा है ये। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं ई की पावर माइनस आयोटा पाई को भी। ई की पावर माइनस आयोटा पाई कितना आएगा बच्चों, कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई। तो ये वाला टर्म तो जीरो ही आ जाएगा, इसको हमें लेना ही नहीं है। कॉस पाई की वैल्यू फिर से -1 आ जाएगी, तो ये -1 आ गया बच्चों। तो ये आपका आ गया पाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो दोनों पोल थे हमारे पास, आयोटा पाई और माइनस आयोटा पाई, दोनों पे आपकी सेम वैल्यू आई है, ठीक है, पाई स्क्वायर। तो अब बच्चों जो हमारे पास इंटीग्रेशंस की वैल्यू होगी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 पाई आयोटा, जैसे कि हमें पता ही है, और सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, विद इन से। तो अब हमने निकाल रखा है, कितना आ रखा है आपका, पाई स्क्वायर आ रखा है, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, दोनों ही दो ऐसे पोल थे जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने वैल्यू निकाली थी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई आयोटा, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, ओके, और पाई क्यूब आयोटा। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन फाइनली हमने इस तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ जेड डी जेड है, कैसे हमने इसका आंसर निकाला। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन फाइनली हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, 4 पाई क्यूब आयोटा। तो एक बार क्वेश्चन में वापस जाते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जितने भी इससे पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन आने की वो मैंने सारी करवा रखी है। तो शायद 10 लेक्चर इसके हो गए हैं इस सीरीज़ के, तो आप लोग पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, ओके। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।